जी हाँ, नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है आप सभी का संस्कृत बाय सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और ठीक है, और अच्छे से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट पर चर्चा करते हैं। और थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से सुबह का वीडियो नहीं आ पाया है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और सबसे पहले इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और इसमें बहुत ज़बरदस्त प्रश्नों को रखा है। देखिएगा, अपने आप जज कर पाएंगे प्रश्नों को। कहा कि अधिकरण कारक में विभक्ति कौन सी होती है। अधिकरण कारक में विभक्ति कौन सी होती है। सबसे पहले हम कारक की बात करें तो ठीक है, कारक शब्द को हम देखें तो क्री और अणुल प्रत्यय के योग से कारक बनता है ना। तो कारक शब्द का अर्थ होता है करने वाला, ठीक है, या फिर ऐसा समझ लीजिएगा, ये एक पारिभाषिक शब्द के तौर पर हो जाता है। यानी क्रिया में जिसकी अन्विति हो, क्रिया के साथ जिसका साक्षात संबंध हो, उसको व्याकरण की भाषा में हम कारक कहते हैं। और संस्कृत में कारकों की संख्या 6 हैं, 6 कारक हैं, ध्यान रखिएगा। कारकों की संख्या कितनी है तो 6 कारक हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें से देखिएगा, अधिकरण कारक आपसे पूछा हुआ है। सबसे पहले कर्ता कारक की बात करते हैं तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होगी, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होगी, ठीक है, करण कारक में तृतीया विभक्ति होगी, ध्यान रखिएगा। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होगी, चतुर्थी होगी, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करते हैं अपादान में पंचमी होगी, अपादान में पंचमी होगी, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होगी, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग हमने कारक के थोड़ा सा रिवाइज करने का काम किया, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि भ्रात्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद होगा। भ्रात्राज्ञा इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, और इसमें संधि भी बताइएगा, ठीक है। देखिएगा, इसको हम तोड़ें तो भ्रातृधन आज्ञा, यहाँ पर इस प्रकार से विच्छेद बनेगा, ठीक है। देखिएगा, री के बाद में असमान स्वर आने पर हम री के स्थान पर र करते हैं, ठीक है। तो इस संधि को हम यण संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यण संधि होकर के ई को यणची, इस सूत्र, यहाँ पर यण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, ई को यणची, यह सूत्र है यण संधि का। तो इसके कारण से यहाँ पर भ्रातृधन आज्ञा यहाँ पर रूप बनेगा। इसी प्रकार से पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा, मातृ आज्ञा, मात्राज्ञा, धातृ अंश, धात्रंश, ये सारे उदाहरण आपका यहाँ पर यण संधि के होंगे, विच्छेद इसी प्रकार से होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा होगा कि वृद्धिरादैच, वृद्धिरादैच आपने पढ़ा है। तो यहाँ पर एच प्रत्याहार का व्यवहार हुआ है, ठीक है। यानी जो एच प्रत्याहार के वर्ण होते हैं और वो और आ, ठीक है, इन 3 वर्णों की संज्ञा क्या होती है, वृद्धि संज्ञा होती है। तो इस प्रकार से आ, ऐ और औ, है ना, इन 3 वर्णों की संज्ञा वृद्धि होती है, ये आपको पता है अच्छे से। लेकिन ऐच प्रत्याहार में केवल 2 वर्ण ही आते हैं, ऐ और औ वर्णों को हम रखते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अ, ए, ओ, इन 3 वर्णों की हम क्या करते हैं, गुण संज्ञा करते हैं, ध्यान रखिएगा। गुण संज्ञक वर्ण अ, ए, ओ हैं, और यहाँ आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है। प्रयत्न की बात करें तो ठीक है, प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य, है ना। आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 5 है और बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है, 11 है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, जो स्पृष्ट प्रयत्न होता है ये यहाँ पर आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत रखते हैं। जो क से लेकर के म तक के जो वर्ण होते हैं वो स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न वाले होंगे, यानी जो वर्गीय व्यंजन होंगे वो स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न वाले होंगे। और ये ईषद विवृत जो होंगे, ये उष्म व्यंजनों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो ईषद विवृत होगा। और जो ईषद पृष्ठ होगा वो अंतस्थ व्यंजनों का होगा, अंतस्थ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंतस्थ जो व्यंजन होंगे उसके ईषद पृष्ठ होंगे, और विवृत जो आभ्यंतर प्रयत्न होगा वो केवल स्वरों का ही होगा। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और
संस्कृतम किस भाषा परिवार की मुख्य भाषा है? ठीक है, फर्स्ट क्लास अगर आप लोगों ने थ्योरी को देखी होगी तो वहाँ पर ये कराया गया है। संस्कृत किस भाषा परिवार की भाषा है आपसे पूछा गया है, तो भारत यूरोपीय परिवार की भाषा संस्कृत है, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि भारत में कितनी भाषा परिवार की भाषाओं को बोला जाता है, तो 4 भाषा परिवार की भाषाओं को बोला जाता है। द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि भाषाओं को, जो दक्षिण भारत में भाषाएं बोली जाती है वो द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत रखते हैं। चीन में बोली जाने वाली भाषाएं चीनी परिवार के अंतर्गत आते हैं। काकेशी मतलब ये जो परिवार की भाषाएं, एक काकेश करके प्रदेश है, उन जगह पर बोली जाने वाली भाषाओं को हम काकेशी परिवार में रखते हैं। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आ धन अ के योग होने से क्या बनेगा? ये किस संधि की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अ या आ के बाद में अ या आ होने पर हम क्या करते हैं? ठीक है, सवर्ण दीर्घ करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होने के कारण से यहाँ आ इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दीर्घ संधि का सूत्र कौन सा है? अकह सवर्णे दीर्घ, है ना, तो ये यहाँ पर क्या होगा? दीर्घ संधि का सूत्र होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं? प्रत्याहार की बात करें तो प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप, ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि प्रत्याहार की संख्या कितनी है, तो आपके लेवल पे 42 आप मानेंगे, ध्यान रखिएगा। वर्गों के तीसरे वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, आपसे सवाल पूछ रहा है। जो जस प्रत्याहार होते हैं, जस प्रत्याहार में वर्ग के तीसरे अक्षर को हम समावेश करते हैं। झस प्रत्याहार में वर्ग के चतुर्थ व्यंजनों को हम समावेश करते हैं। शल प्रत्याहार में ऊष्म व्यंजनों को हम समावेश करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि बररुचि किसे कहते हैं? ठीक है, यानी कहा गया है कि वाक्यकारम बररुचिम, भाष्यकारम पतंजलिम, पाणिनिम सूत्रकारम च प्रणतोस्मि मुनित्रयम। ये पंक्ति है वाक्यकार, ठीक है, या फिर वार्तिककार, वार्तिककार, ध्यान रखिएगा, वार्तिककार, ठीक है। वाक्यकार और वार्तिककार दोनों ही हम किसको कहते हैं? कात्यायन को कहते हैं। और कात्यायन का ही दूसरा नाम क्या है? बररुचि है। कात्यायन इनका गोत्र है और मूल नाम बररुचि है, इसको ध्यान रखिएगा। वाक्यकार, वार्तिककार भी इनको हम कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 4 शब्द का स्त्रीलिंग में बनेगा, ये जो 4 है, इस 4 शब्द का स्त्रीलिंग में क्या रूप बनेगा आपको बताना है। चतस्रः ये बनेगा, ध्यान रखिएगा। एक की बात करें, 2, 3, 4 है ना, इसको पुल्लिंग में एक को हम एकः कहेंगे, ठीक है, 2 को हम दौ कहेंगे पुल्लिंग में, और 3 को त्रयः कहेंगे, और 4 को हम पुल्लिंग में चत्वारः कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं पर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो, ठीक है, एक को हम एका कहेंगे, ठीक है, स्त्रीलिंग में, और 2 को हम द्वे कहेंगे, और त्रय को हम, ठीक है, तिस्रः कहेंगे, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, और 4 को हम चतस्रः कहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, चतस्रः कहा जाएगा जो यहाँ पर है, ठीक है, 4 को। और ये तो था यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। और नपुंसक लिंग की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एकम हो जाएगा एक शब्द के लिए, और यहाँ पर 2 शब्द के लिए द्वे शब्द का प्रयोग होता है, और 3 के लिए देखिएगा यहाँ पर त्रीणी शब्द का प्रयोग करते हैं नपुंसक लिंग में, और 4 के लिए चत्वारी का प्रयोग करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4 इन संख्याओं को विशेष रूप से आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। री का उच्चारण स्थान है, ठीक है, तो आपको पता है ऋतु रसाणाम मूर्धाः, है ना, तो ऋतु रसाणाम मूर्धाः। तो देखिएगा यहाँ पर ऋकार और ऋकार के 18 भेद। टू से तात्पर्य टवर्ग, और र से तात्पर्य रकार, और श से तात्पर्य शकार। तो इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होगा वो यहाँ पर मूर्धा होगा, डी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ख कौन सी ध्वनि है? यानी ख की बात करें तो देखिएगा कंठ्य, दंत्य, तालव्य और मूर्धन्य। मूर्धा स्थान से निकलने के कारण से उसको मूर्धन्य कहा जाता है उन वर्णों को।
तालु उच्चारण स्थान से निकलने के कारण उसको तालव्य कहा जाता है। दंत उच्चारण स्थान से निकलने के कारण उसको दंत्य कहा जाता है। और कंठ उच्चारण स्थान से निकलने वाली ध्वनियों को हम कंठ कहते हैं। तो ये जो ख है कंठ के अंतर्गत आएगा, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 12वें सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? संस्कृत देखिएगा, संस्कृत और प्राकृत एक दूसरे से समकालीन होने के कारण से इन दोनों का संबंध साक्षात है, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरा ऑप्शन दिखाई पड़े। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मिलान करना है आपको। महाभाष्य कालिदास और कुमार संभव पाणिनि, अष्टाध्यायी चाणक्य और अर्थशास्त्र पतंजलि। ठीक है, रचनाएं हैं। और ठीक है, महाभाष्य की जो रचनाकार हैं कौन हैं? महाभाष्य के कर्ता पतंजलि हैं, कुमार संभव के कर्ता कालिदास हैं, अष्टाध्यायी के कर्ता पाणिनि हैं और अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर हो जाएगा 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2, 3 है ना, 4, 1, 2, 3। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि अयोगवाहक कहा जाता है। अयोगवाहक किसे कहेंगे? और ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा, अयोगवाहक, ठीक है, देखिएगा, अयोगवाहक शब्द का अर्थ होता है जिसका योग वर्णमाला में न हो फिर भी मतलब अपने अस्तित्व को धारण करता हो। ऐसे 4 वर्ण हैं जिनको हम संस्कृत में अयोगवाहक कहते हैं। तो ठीक है, तो पहला यहाँ पर विसर्ग को ही हम यहाँ पर अयोगवाहक कहेंगे। अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 4 वर्ण संस्कृत में क्या कहलाते हैं, अयोगवाहक के रूप में हम रखते हैं। 4 हैं अयोगवाहक, ध्यान रखिएगा इस बात को। 15वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने हैं? तो वर्गों की बात करें तो 5 वर्ग हैं, है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवर्ग, चवर्ग, ठीक है, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, है ना। तो इस रूप से यहाँ पर हम वर्गों को जानते हैं। ठीक है, कवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, चवर्ग में 5 अक्षर आते हैं, टवर्ग में 5, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 होती है। ये भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें से सवर्ण नहीं होते हैं। सवर्ण, देखिएगा, सवर्ण की बात करें तो देखिएगा, सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। ये सूत्र है, ये सवर्ण संज्ञा का विधान करता है। ठीक है, और बात करें तो यहाँ पर सवर्ण संज्ञा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिएगा, जिन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान होते हैं इनमें ही यहाँ पर सवर्ण संज्ञा का विधान होता है। ठीक है, और देखिएगा, ये अ और ई का उच्चारण स्थान अलग है और आभ्यंतर प्रयत्न भी अलग अलग है। तो इसलिए इन दोनों का यहाँ पर हम क्या करते हैं, सवर्ण संज्ञा नहीं करते हैं। री और री की परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17वें सवाल को देखते हैं। तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय होते हैं? तिंग प्रत्याहार में कितने प्रत्यय को हम रखते हैं? देखिएगा, मूल धातु से पीछे जो, ठीक है, जो आप धातु रूप चलाते हैं, ठीक है, धातु से जो धातु रूप बनाने के लिए जो प्रत्ययों को लगाते हैं, धातु रूप बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं, लगने वाले जो प्रत्यय होते हैं उसको हम तिंग प्रत्याहार कहते हैं, तिंग प्रत्यय कहते हैं। तो तिंग प्रत्याहार में 18 प्रत्ययों को हम समावेश करते हैं। ठीक है, तिंग प्रत्याहार में हम 18 प्रत्ययों को समावेश करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसी 18 में से, ठीक है, 9 प्रत्यय जो है परस्मयी पदी होते हैं, परस्मयी पदी होते हैं, और जो 9 प्रत्यय होते हैं वो आत्मनेपदी होते हैं। तो इस प्रकार से जो धातु रूप होते हैं परस्मयी पदी और आत्मनेपदी के रूप में हम व्यवहार करते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। व्याकरण में उपदेश शब्द का अर्थ क्या है? आदेश, शब्दबोध, प्लुत संज्ञा, उदात्त। ध्यान रखिएगा, उपदेश की बात करें तो कहा कि, ठीक है, जो त्रिमुनियों का प्रथम उच्चारण है, त्रिमुनियों का जो प्रथम उच्चारण है,
उसको हम क्या कहते हैं, उपदेश कहते हैं। उपदेशः आद्योच्चारणम कहा गया है। और इस आद्योच्चारण के अंतर्गत हम 8 चीज़ों को समावेश करते हैं, धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाच्य, लिंग, ठीक है, ठीक है। और इसी प्रकार से आगम और आदेश, ध्यान रखिएगा, आगम और आदेश को भी हम उपदेश के अंतर्गत समावेश करते हैं। तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। थोड़ा सा मतलब टफ प्रश्न है, लेकिन इसको समझाने की दृष्टि से रखा गया है। और देखिएगा अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19वां सवाल है, सुबंत और तिङंत की संज्ञा है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि सुप्तिङंतम पदम, है ना। तो सुबंत और तिङंत की संज्ञा क्या होती है, पद होती है। पद का मतलब शब्द। संस्कृत के शब्द, ठीक है, संस्कृत में शब्द तभी बनते हैं, शब्द तभी प्रयोग के योग्य होते हैं जब इसमें सुप और तिंग प्रत्यय लगता है। सुप का मतलब होता है, देखिएगा सुप से तात्पर्य जो शब्द रूपों पर जो आप 21 प्रत्यय लगाते हो उन प्रत्ययों को हम सुबंत कहते हैं। और जो धातु रूपों में जो 18 प्रत्यय लगते हैं उसको हम तिङंत कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए धातु रूप को तिङंत और शब्द रूपों को हम क्या कहते हैं, सुबंत के नाम से जानते हैं। तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, कहा कि अदेंग डैश गुणः प्रातिपदिकम पदम और अप्रिक्तः, ठीक है। तो अदेंग गुणः, ये गुण संज्ञा का विधान करता है। गुण संज्ञा किनकी होती है, ठीक है, अ, ए और ओ, इन 3 वर्णों की संज्ञा गुण होती है। इसको ध्यान रखिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, घी संज्ञा किसकी होती है। घी की बात करें तो देखिएगा, हम आपको बार बार कहते रहते हैं, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो पति है ना, जब किसी के साथ चिपकेगा, जब आपके साथ चिपकेगा तभी मतलब इसकी घी संज्ञा करना है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि पति ही समासे एव, यानी पति शब्द का समास सामासिक पद होने पर ही इसकी घी संज्ञा होती है। इसलिए नरपति शब्द का ही घी संज्ञा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पति शब्द का सिंगल का घी संज्ञा नहीं होगा, इसके साथ कोई दूसरा शब्द चिपका रहे तभी, यानी जुड़ा रहे तभी इसकी यहाँ पर सामासिक अवस्था में समास होने पर ही पति शब्द की घी संज्ञा का विधान है। इसलिए इसको नोट करेंगे अच्छे से, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण। वधु शब्द की नदी संज्ञा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, नदी संज्ञा है। घी संज्ञा, ठीक है, शेषोघ्या सखी इस सूत्र के द्वारा होता है। शेषोघ्या सखी यानी सखी शब्द को छोड़ करके बाकी सभी शब्दों की जो रस्व इकारांत और रस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नरपति में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 22वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें प्रगृह्य स्वर है, इनमें से प्रगृह्य किसे कहा जाएगा। प्रगृह्य का मतलब होता है प्लुत, ठीक है, सॉरी, ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, है ना। ईदुदेत द्विवचनम प्रगृह्यम, ये सूत्र है किसका, प्रगृह्य संज्ञा करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये कहता है कि, ठीक है, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत यदि द्विवचन शब्द रहे, ठीक है, द्विवचन के शब्द, ठीक है, जिनके अंत में दीर्घ इकार रहे, दीर्घ उकार रहे या एकार रहे, ऐसे शब्दों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो इसलिए देखिएगा पचेते, यहाँ पर ये यहाँ पर प्रगृह्य स्वर कहलाएगा। तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा किन की होती है, हल की, अच की, लोप की या फिर अव्यय की, ठीक है। अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा होती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, हलंत्यम सूत्र के द्वारा। तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा, राइट, ठीक है। आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोगों को PDF प्राप्त नहीं हो रहा है तो आप PDF के लिए संस्कृत बाय सागर सर इस टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है, आपको बताना है, ठीक है, ठीक है, युग्म अघोष ध्वनि है, युग्म अघोष ध्वनि है, आपको बताना है कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो
ठीक है, खरो विवार श्वास अघोषाश्च आपने पढ़ा होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि खर प्रत्याहार के जो वर्ण होंगे वो अघोष होंगे, विवार होंगे और श्वास होंगे। ठीक है, तो खर प्रत्याहार में ठीक है वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण को हम समावेश करते हैं, है ना। तो इसलिए प और फ यहाँ पर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है, तो इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत जबरदस्त था। उपत्मानीय का उच्चारण स्थान है। ठीक है, उपत्मानीय का उच्चारण स्थान की बात करें तो कहा कि उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, तो ओष्ठ उच्चारण स्थान हो जाएगा उपध्मानीय का, ध्यान रखिएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुरव शब्द में विभक्ति एवं वचन है। गुरव शब्द, गुरु शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है, तो गुरु, गुरु, गुरवः, है ना, इस प्रकार से रूप चलेगा। तो गुरव ये जो रूप है ना, सप्तमी एक वचन का रूप है। किसका? सप्तमी एक वचन का रूप है। 27वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा कि बालक पढ़ने के लिए जाता है, वाक्य का अशुद्ध रूप क्या होगा? इस वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए कह रहा है और उसमें अशुद्ध क्या होगा? देखिएगा, ये जो के लिए है ना, इसको हम तीन तरह से लिखते हैं। एक तो इसको तुमुन प्रत्यय प्रयोग करके लिखा जा सकता है, ये इसलिए ये सही है। और के लिए इस अर्थ में आप संप्रदान का प्रयोग करते हैं, यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और अर्थम शब्द का प्रयोग भी आप किस में करते हैं? के लिए इस अर्थ में करते हैं। तो इसलिए ये तीनों ही यहाँ देखिएगा, पठनाय में चतुर्थी है, पठितुम में तुमन प्रत्यय का प्रयोग है, पठनार्थम में यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल को देखिएगा। यह धातु चुरादी गण की नहीं है। देखिएगा, चुरादी गण की बात करें तो ये अंतिम गण है। ठीक है, ये 10वां गण है। ठीक है, गण कितने हैं? लगभग 2000 धातुएं हैं संस्कृत की। इन 2000 धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया है। ठीक है, पहला गण है भुआदी गण, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा धातुएं भी भुआदी गण में ही रखी गई हैं। ठीक है, तो इसमें से जो क्रियादि गण है ना, ये देखिएगा क्री धातु है, क्रियादि गण की है। ठीक, तो कृणाति रूप बनता है। चुरादी गण की विशेषता यह है कि जैसे इसमें कथयति, चोरयति, ठीक है, और चिंतयति, इस प्रकार से 4 अक्षरों वाले मतलब यहाँ पर रूप चलते हैं, यानी या वाले रूप चलते हैं यहाँ इनमें सब में, देखिएगा। ठीक है, तो ये इनकी विशेषताएं हैं। इसको समझाएंगे, धातु व्यवस्था को, गण व्यवस्था को एक वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, धनवान में प्रत्यय कौन सा है? आपने गाना सुना होगा ना पंकज उदास का कि एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, है ना। ये गाना आपने सुना होगा। तो यहाँ धनवान शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइएगा धनवान शब्द में प्रत्यय क्या होगा? देखिएगा, धनवान, बलवान, बलवान, ज्ञानवान, ज्ञानवान, ठीक है, गुणवान। ये अगर ऐसे शब्द आपसे पूछा जाए तो इनमें प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पर मतुप प्रत्यय होंगे। ठीक है ना, मतुप प्रत्यय होंगे, वतुप नहीं होगा बेटा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये लास्ट सवाल है। अक्ष सौंड पद में समास कौन सा है? अक्ष सौंड, सौंड का मतलब होता है चतुर होता है। ठीक है, चतुर, निपुण, श्रेष्ठ। ठीक है, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग रहे तो वहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास होता है, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा राइट। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, और इसी तरह से आप लोगों से चर्चाएं चलती रहेंगी। ठीक है, वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों तक। ठीक है, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद आप सबका।